नीलम की सच्चाई तो उसे उसी दिन पता चल गई थी जब वो अनवर से बहस कर रही थी। उस दिन उसे पता चला वो जिसको सबसे ज्यादा मुखलिस समझ रहा है वही असल आस्तीन का सांप है। इसी वजह से उनकी और ज्यादा हालत बिगड़ गई थी। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मगर इस दिन जब उन्हें होश आया तब वो तय कर चुके थे नीलम को उसी के खेल में हराना है जिस सब के लिए उसने इतना बड़ा नाटक किया, उनकी बेटी की जिंदगी खराब की। वो तो अच्छा हुआ उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। चांद उसकी बेटी के लिए एक अच्छा हमसफर साबित हो रहा था। उनकी गलतियों की सजा उसकी बेटी को नहीं मिली थी। ये सबसे अच्छा हुआ था उनकी जिंदगी में। अब आगे क्या करना है ये भी उन्होंने सोच लिया था। तभी फोन निकाल कर उन्होंने अपने वकील को कॉल मिलाई। हेलो जब्बार, अगले आधे घंटे में तुम हमारे घर आ जाओ और साथ ही जायदाद के पेपर्स भी लेते आना। वकील से बात करके मोबाइल एक तरफ रखा। कल रात चांद की और 3-4 गवाहों की मौजूदगी में उसने सारी जायदाद मिशी के नाम कर दी थी, क्योंकि कोई और औलाद ना होने की बिना पर इस सारी जायदाद की अकेली वारिस वही थी। और अब ये पेपर सीधा उसकी बेटी के पास जाएंगे। उनके पास उसे देने के लिए और कुछ न था। दुखों की कितनी ही सौगातें वो उसकी झोली में डाल चुके थे। जानते थे कि उनकी ये जायदाद दिल पर लगे जख्मों की मरहम कभी नहीं बन सकती, मगर वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत एक ऐसी औरत के हवाले भी नहीं कर सकते थे जो उनके हंसते खेलते आशियाने को उजाड़ने का बायस बनी थी। वो खुद तो उसकी शादी में शरीक नहीं हो सकते थे, मगर आज अपनी ढेर सारी दुआएं उसे देकर वो अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था। और वैसे भी अगर वो मिशी की शादी में जाते तो उसको राहत के बजाय तकलीफ होती। मगर उन्होंने सोच लिया था एक बार उसकी शादी के फंक्शन खत्म हो जाएं, फिर वो खुद जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। ओह माय गॉड, रोमान प्लीज, और कितना दूर है? घंटे की मुसाफत तय करने के बाद भी अभी तक गाड़ी चल रही थी। सरप्राइज के लिए इतना वेट तो करना पड़ेगा बेबी। मगर जो सरप्राइज है आई एम श्योर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। कब से रोमान शाह की पुरस्कार बातें उसके सर से गुजर रही थी। लो आ गए। 5 मिनट बाद उनकी गाड़ी मलक हाउस के बाहर आकर रुकी। दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले। जहां लीजा ने उसे चमचमाते घर को हैरत से देखा, वहीं रोमान शाह की आंखों में शैतानी उभरने लगी। शम्स शाह, वैसे तो आपको मेरे वेलकम के लिए यहाँ दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए था। आखिरकार इतने सालों बाद आपका ये पोता आपके सामने आया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप रहें अपने इस ताबेदार पोते के साथ। रोमान शाह अपना वेलकम करवाना खुद जानता है। लीजा को हुक्म देता हुआ अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद वो तो अंदर चली गई, मगर रोमान शाह के कदम वहीं रुक गए। मलक हाउस के 2nd फ्लोर पर जो नजरें ठहरी फिर पलटना भूल गईं। दुल्हन के लिबास में खूबसूरत भारी जेवरात पहने वो लड़की शायद यहाँ मौजूद दुल्हनों में से एक थी। वो बहुत मुल्कों की मॉडल्स और खूबसूरत लड़कियों के साथ रात गुजार चुका था, मगर ऐसा हुस्न कभी देखने को ही ना मिला था। उसके कांधों के गिर्द लिपटी चादर उसने कहीं देखी थी, मगर कहाँ। दिमाग पर जोर डालने के बाद एक झमाके के साथ उसे कुछ याद आया। रोशनी, चलो बेटा, रूप को हॉल में ले आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। चंबेली ने दरवाजे के पास आकर अंदर झांका। ब्यूटिशियन और रोशनी को रूप के दुपट्टे के साथ छेड़छाड़ करता देखकर वो समझ गई कि वो दोनों उसकी तैयारी को फाइनल टच दे रहे हैं। हाँ आंटी, बस अभी लाते हैं इसको अपने साथ। चंबेली को जवाब देकर वो खुद एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। चलो मैडम, नीचे तुम्हारे दुल्हा राजा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोशनी ने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा, मगर वो तो अपने आप पर लदे बोझ से परेशान बैठी थी, तो इसके मजाक पर खामोशी से उसे देखकर रह गई। वो चादर उठा लाओ रोशनी। टेबल पर पड़े थाल की तरफ इशारा किया तो वो असबात में सर हिलाकर थाल में रखी सुर्ख रंग की चादर उठा लाई। गहरे सुर्ख रंग की कामदार चादर बारीक शीशों से सजी निफासत से हाथ की मदद से की गई कढ़ाई इस चादर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी। इस चादर को अपने इर्द गिर्द लपेट कर वो रोशनी के सहारे कमरे से बाहर निकली। अपना पर्स भी रोशनी को थमा रखा था और खुद दोनों हाथों से उसके बाजू को भी थाम रखा था। वैसे तो शायद वो सब संभाल लेती, मगर हाय रे ये हील्स। 2nd फ्लोर पर पहुंचकर इतने बड़े घूंघट में उसका सांस फूलने लगा। रुको रुको रोशनी, मैं 2 मिनट सांस ले लूं। रेलिंग पर हाथ रखकर उसने घूंघट को
चेहरे से हटाकर ठंडी हवा में गहरे गहरे सांस लिए। मौसम वाकई आज अच्छा हो रहा था। ठंडी हवा में सांस लेकर वाकई उसे अच्छा लगा। साथ ही चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आन ठहरी, ये जाने बगैर कि कोई उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है। हॉल में सभी लोग मौजूद थे और सभी दुल्हनों के इंतजार में थे। किर्रत बार बार अंदरूनी हिस्से की तरफ देख रही थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये देरी किसी और की वजह से नहीं बल्कि रूप की वजह से हुई है, क्योंकि मिशी और नूर तो कब से तैयार हो गई थी। चंबेली सुकून से बैठी थी, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो। चांद और अरसल भी बेचैन थे, मगर इन दोनों के बरक्स मुस्तफ़ा शाह सुकून से बैठा था, जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। उसके लिए ये इंतजार भले ही सूली पर लटकाने के बराबर था, मगर इस जानलेवा इंतजार में भी एक अपना ही मजा था। असवद भी उसका ये सुकून भरा अंदाज देख रहा था, जबकि चांद और अरसल की बेचैनी भी उसकी आंखों से मख्फी न थी। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? अरसल ने एक बार फिर चांद को घूरा। इसी वजह से जिस वजह से तुम बेचैन हो रहे हो। नजरें भले ही अंदरूनी हिस्से की तरफ टिकी थीं, मगर वो अरसल की बातों का जवाब भी हाजिर जवाबी से दे रहा था। तुम पर यह बेचैनी सूट नहीं कर रही। 12 बजे तक सोने वाले अरसल ने ताना दिया, साथ ही 10 को बढ़ाकर 12 भी कर दिए, जिस पर चांद ने अंदरूनी हिस्से से नजरें हटाकर उसे सख्त नजरों से घूरा। आखिरकार ये लम्हा भी खत्म हुआ। वो तीनों भी हॉल में दाखिल हुई। चांद ने अपनी नजरों का मरकज वहां से हटाकर दूसरी तरफ गामजन कर लिया, कहीं उसकी जंगली बिल्ली को ये ना लगे कि वो उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ अरसल के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आन ठहरी। मुस्तफ़ा के दिल में भी सुकून की कई लहरें दौड़ गईं। नूर और मिशी तो सही तरीके से सहज सहज के चल कर आ रही थीं। दूसरी तरफ रूप की हालत देखने लायक थी। रोशनी और तारा के हाथों को मजबूती से थामे वो चल रही थी, मगर उसके बावजूद भी उसका पांव बार बार मुड़ रहा था। वो मुस्कुराया। जानता था उसने कभी जिंदगी में हाई हील नहीं पहनी। तभी खामोशी से उसका अपने नजदीक आने का इंतजार करने लगा। किर्रत ने भी आगे बढ़कर उसे सहारा दिया ताकि वो स्टेज तक आसानी पहुंच सके। वो दोनों ही चांद और अरसल के बराबर आकर बैठी। तो हर बार की तरह मिशी ने चांद को सख्त नजरों से घूरना चाहा, मगर आज शायद चांद की किस्मत अच्छी थी जो मिशी ने इतना बड़ा घूंघट ओढ़ रखा था। तभी नैनों के तीरों ने चांद की आंखों तक रसाई हासिल न की। उसने भी सुकून का सांस लिया। ओह खुदा, बचत हो गई, वरना आज तो गोलाबारी तय थी। एक नजर मिशी के घूंघट की तरफ देखकर वो पुरसकून हो गया। ये रकीब क्यों ओढ़ रखा है? अरसल ने इतने बड़े नीले घूंघट को देखकर मुंह बनाया। वो किर्रत मम्मा ने बोला था कि ये घूंघट लेना है, फिर सारी रस्मों के बाद घूंघट उठाने की भी रस्म होगी, इसीलिए उन्होंने इस सारे फंक्शन में ये घूंघट ओढ़ने का बोला है। नूर की इतनी सारी तफसील पर वो बस सर हिला कर रह गया। रस्म थी तो किया भी क्या जा सकता था सवाए इंतजार के। स्टेज की पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले मुस्तफ़ा शाह ने खुद उठकर रूप की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ थामकर बिना किसी के सहारे के ऊपर आ सके। ओहो जीजू, नॉट बैड, तारा ने शरारती अंदाज में कमेंट पास किया, मगर कुछ दूरी के फासले पर खड़े एहसन ने मुंह बनाया। मुझे तपाकर ये लड़की दूसरों के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव करती है। बेटर फील कर रही हो मिसेस शाह? उसे अपने करीब बिठाकर वो खुद भी उसके करीब बैठ गया, लेकिन रूप को उसका ये सवाल तपा गया। मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही हूँ। बेटर मैं तब फील करूंगी जब इस सारे बोझ को उतारकर खुली हवा में सुकून का सांस लूंगी। वो एक एक लफ्ज को चबा चबा कर गोया हुई। लहजे में गुस्से की रोनाइयां साफ वाक़े हो रही थीं। फिक्र नहीं करो, इस बोझ से आज़ादी दिलवाने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। मानी खेज अंदाज में की गई सरगोशी रूप की बोलती बंद कर गई। रोमान? शम्स शाह की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर ये इंसान यहाँ क्यों कर और कैसे आ गया? रोमान शाह ने भी शम्स शाह के ज़ईफ वजूद की तरफ देखा। अभी तक मरा नहीं ये बुड्ढा। इतना बड़ा सदमा लगा था, उसके बाद भी कमीना अभी तक जिंदा है। उन्हें देखकर रोमान शाह के दिमाग में सबसे पहले यही हसीन ख्यालात ने हमला किया, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। लीजा को छोड़कर लंबे लंबे कदम उनकी तरफ बढ़ाए। कैसे हैं दादाजी? जी पर जोर देकर वो तंजिया नजरों से उनके ज़ईफ वजूद को नीचे से ऊपर तक नापने लगा। वैसे दादाजी बड़े सख्त जान मालूम हुए आप तो।
मुझे तो लगा था जिन रिश्तों को आप जी जान से चाहते थे उनकी मौत पर तो आपकी रूह बिना किसी वजह के ही परवाज कर जाएगी, और बाकी रह गया आपका वो चहेता पोता। तो इस दुनिया से जब उसके सारे अपने खत्म हो जाएंगे तो वो आखिर कब तक जिंदा रहता, और फिर इतनी सारी जायदाद को संभालने के लिए आपके खानदान के सारे चश्मों चरागों में से बस एक ही रोशन दिया रह जाएगा, और वो होगा रोमान शाह। लेकिन आपने तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। न सिर्फ इस धरती का बोझ बढ़ाने के लिए जिंदा रह गए, बल्कि अपने इस पोते को भी मेरे बाप के पीछे लगा दिया। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो जहर में भिगोए तीरों से शम्स शाह के दिल को छलनी करने का काम बखूबी सरअंजाम दे रहा था। अपनी हद में रहो रोमान, तुम हमारे खून का वो गंदा कतरा हो जिसकी भरपाई हमने अपने अनमोल मोती गंवा कर की है। और किस हक से तुम आज हमारी खुशियों को ग्रहण लगाने आए हो? इस उम्र में भी उनका गुस्सा सवा नेजे पर था। सुर्ख चेहरा लिए वो पूरी आंखें खोलकर उसे घूर रहे थे। उनका बस चलता तो वो अभी इसी वक्त इस इंसान को अपने पोते के आसपास से कोसों दूर कर देते। रिलैक्स दादा हुजूर, इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। उसका सुकून काबिले दीद था। वैसे अपनी बहू का नजारा तो करवाएं। आखिर हम भी तो देखें अपने चहेते पोते के लिए आप कौन सा चांद का टुकड़ा तोड़ कर लाए हैं। वो मक्कारी से इधर उधर नजरें घुमाने लगा, जबकि उसे 100% गारंटी थी जो लड़की उसने मलक हाउस की दूसरी मंजिल पर देखी थी वही मुस्तफा शाह की बीवी होगी, क्योंकि उसके कांधों के गिर्द लिपटी शाल उसने एक तस्वीर में देखी थी, और वो तस्वीर मुस्तफा शाह की माँ की थी। ओ अच्छा रोमान, वैसे तो तुम्हें कायदे से इसे बाप ही बुलाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तुम्हें और तुम्हारे बाप को रिश्तों का पास ना कल था ना आज, तो फिर तुम तो उसका खून हो, उसके नक्शे कदम पर ही चलोगे। अगर तुम्हें मेरे पोते की दुल्हन से मिलना है, उन्होंने भी जताते अंदाज में मेरे पोते पर जोर दिया, तो यहाँ क्यों खड़े हो? वहां जाओ, अगर हिम्मत हो तो उसकी इज्जत को अपनी गंदी नजर से छू कर भी देखना। मेरा दावा है मेरा पोता तुम्हें अगला सांस लेने का मौका नहीं देगा। इस बार शम्स शाह के चेहरे पर सुकून था। लहजे में एक गरूर और मान दर आया जो उसे मुस्तफा शाह पर था। मुस्तफा शाह शम्स शाह का गरूर और फख्र था। ये बात उसके लहजे से साफ आया थी, जिसे महसूस करके रोमान शाह ने पहलू बदला। क्यों? मेरे पोते के नाम से डर गए क्या? उन्होंने रोमान शाह के चेहरे पर फैले गुस्से पर तंज किया, लेकिन अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। रोमान शाह किसी से नहीं डरता, वो नहुसत से गोया हुआ, मगर शम्स शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन उस किसी में मुस्तफा शाह का नाम नहीं आता। उनके जताते अंदाज पर रोमान शाह का दिल जल के राख हो गया। बहुत गरूर है इस बुड्ढे को अपने उस पोते पर, मगर कोई बात नहीं, ज्यादा दिन ना ये बुड्ढा जिंदा रहेगा और ना ही उसका पोता, क्योंकि भले ही मुझ में भी शाह खानदान का खून बहता है, मगर मेरा दुश्मनी का अंदाज इन दादा पोता से कुछ मुख्तलिफ है। वो पुरस्रार हंसी हंसा, मगर एहसन जो रोमान शाह को दादाजी के पास जाते देख चुका था, उनके करीब ही रुख मोड़ कर खड़ा हो गया था। अब रोमान शाह की बातों से उसका भी खून खौल गया था। जब मुस्तफा शाह सुनेगा तो उसका क्या हाल करेगा। सारी रस्में तरतीब के हिसाब से हो रही थीं। दूध पिलाई पर तारा जी भर कर इन तीनों को तंग कर रही थी, बल्कि दूध पिलाई की अच्छी खासी रकम भी वसूल कर चुकी थी। अभी भी उसका दिल नहीं भर रहा था। देखें भैया और जीजू, अगर आप सब अपने अपने पाँव से बेवा होना चाहते हैं तो शौक से मैं आप सबके जूते उतरवा सकती हूँ। फजूल में आप सबको परेशानी होगी, वक्त जाया होगा। मेरे भाभीियों से सलवातें सुनने को भी मिल सकती हैं। उसके एहसान कर देने वाले अंदाज पर सभी यश यश कर उठे। चंबेली ने उसके बाजू को दबाया। बस कर शैतान, और कितना सताएगी इन सबको? बहुत वक्त हो गया है, अब हमें इनको कमरे में भेजना चाहिए। नो 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 मम्मा, एक ही बार तो मेरे भाइयों और रूप आपी की शादी हो रही है, तो मैंने जी भर के अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। उसने अपनी माँ को भी हरी झंडी दिखाई। रहने दो चंबेली, बच्ची है, अभी शुगर लगा लेगी, बाद में ये वक्त दोबारा लौट कर थोड़ी आएगा। किरत के समझाने पर जहाँ तारा दोबारा चाय कुटी, वहीं चंबेली ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। उसको समझाने के बजाय तुम उसका साथ दे रही हो। वो झुंझला उठी। अरे छोड़ो, बच्ची है, और तुम इधर आओ, मेहमानों को रुखसत करवाने में मेरी मदद करो। उसने अपने साथ चंबेली को भी घसीटा। ओह माय गॉड, मुस्तफा शाह,
वो स्टेज पर दो दुल्हों के दरमियान अपनी रोबदार पर्सनालिटी के साथ पूरी शान से विराजमान था। काला रंग हमेशा ही उस पर जचता था और आज इसी रंग की शेरवानी में सर पर सुनहरी पगड़ी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए किसी लड़की के पहलू में बैठा था। चेहरे की मुस्कुराहट से उसके दिल का हाल साफ आया हो रहा था। उससे तो कभी मुस्तफा शाह ने नरमी से बात भी न की थी, मगर ये कौन लड़की थी जिसके बायस उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा मुस्कुराहट सजी थी। मगर इससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का आया था, आखिर मुस्तफा शाह शादी कैसे कर सकता है। उसके हिसाब से तो मुस्तफा शाह पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। वही इस दुनिया में इकलौती लड़की है जो मुस्तफा शाह को पा सकेगी। मगर आज उसकी ये गलत फहमी सामने मौजूद मंजर ने दूर कर दी थी और यही सबसे बड़ा झटका था। उसकी जिद को आज पहली बार किसी ने ललकारा था और जब वो जिद पर आती थी तो हर हद पार कर जाती थी। अपनी हार पर धुआं धुआं चेहरा लिए वो तेजी से मलक हाउस के खारजी हिस्से की तरफ बढ़ी। लाल भभूका चेहरा, सुर्ख होती आंखें, सख्ती से भींचे लब किसी तूफान के आमद की निशानी थे। लीजा को बाहर की तरफ बढ़ता देखकर उसने सर पर हाथ मारा। इस पागल लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। इसे रोकने के लिए वो बाहर की तरफ बढ़ा, मगर रास्ते में ही किसी से बहुत बुरी तरह टकराया। उस आदमी के हाथ से एक काले रंग की फाइल जमीन पर गिरी, जिसे उसने रोमान शाह की नजरों में आने से पहले ही उठाकर दोबारा से बगल में दबाया। रोमान शाह ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इस इंसान की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती थी। नीलम ने जो सिद्दीक के खास आदमियों की तस्वीरें भेजी थीं, उनमें से ये भी एक था। मगर ये यहाँ कैसे? क्योंकि नीलम के हिसाब से तो सिद्दीक अपनी बेटी से हर रिश्ता नाता तोड़ चुका है। फिर इसका खास आदमी इस फंक्शन में क्या कर रहा था? बात तफ्तीश लायक थी। इसीलिए लीजा से नजरों का मरकज हटाकर पूरा फोकस इस आदमी की हरकत और सकनात पर लगा दिया। वो आदमी चारों तरफ देखता, सबकी नजरों से बचकर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक चांद की तरफ बढ़ा। उसके दाएं कंधे के करीब खड़े होकर उसने नामहसूस तरीके से चांद का बाजू हिलाया। चांद इस आदमी की तरफ फौरन से पहले मतवज्जे हुआ। फिर वो खड़ा होकर उस आदमी को लिए स्टेज के एक कोने में गया। उस आदमी ने चांद के कानों में कुछ बुदबुदाया, उसी फाइल को चांद के हवाले किया और खुद तेजी से दोबारा मलक हाउस निकलता चला गया। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? अगर सच है तो ना तो आज मेरे हाथों ये नीलम बचेगी और ना ही ये बुढ़ा सिद्दीक। जिन इरादों के साथ वो मलक हाउस में आया था, उनके साथ ही वो वहां से रुखसत हो गया। मगर इन इरादों से भी ज्यादा खतरनाक इरादे इस वक्त उसे दिमाग में घूम रहे थे। चेहरे के सख्त तासरात शदीद गुस्से की अलामत थे, जो कि शायद अब किसी के खून से ही ठंडा होने वाला था। आओ 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 नीलम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नीलम के घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज और पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया गया। सिद्दीक के साथ उसके वकील को इतनी जल्दी बैठे देखकर हैरत हुई। प्लान के मुताबिक तो वकील को उसके आने के बाद बुलाना था। ऐसे हैरत से मत देखें बेगम, मैंने सोचा आज आपको सरप्राइज दे दिया जाए। आप तो जानती हैं हमें सरप्राइज देने का कितना शौक है। शायद वो उसके हैरत ज़दा तासरात को भांप गया था, तभी सफाई भी दे दी, जिससे वो मुतमईन नजर आने लगी। प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हो गए हैं, अब अगर आप साइन करेंगी तभी कोई काम बनेगा। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो रही है। ये खबर उससे जमीन पर ठहरे पांव के बावजूद आसमानों की सैर करवा गई। उसके मुताबिक तो आज सिद्दीक वसीयत लिखवाने वाला था। सरप्राइज के चक्कर में ये बुढ़ा जानता भी नहीं है कि अपने दोनों पांव को खुद कुल्हाड़ी पर रख रहा है। दिल ही दिल में सिद्दीक की अक्ल पर मातम किया। वकील साहब जाएं, दस्तखत ले लें। वकील को इशारा करके वो खुद आरामदेह सोफे की बैक से टेक लगा गया। पुरजोश अंदाज में उसे जितनी जल्दी हो सका सारे पेपर साइन कर दिए और यहीं सारी बसात पलट गई।